हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम बात कर रहे थे बिहार स्पेशल के ऊपर। बिहार का इतिहास चल रहा था। बिहार का ऑलरेडी 3 वीडियो में डाल चुका हूँ। बिहार में हम बात कर रहे थे मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में हमने देखा था मगध साम्राज्य से पहले बृहदत्त वंश थे। मगध साम्राज्य में 3 वंश था हमारा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तीनों को हम अच्छे से कवर कर लिए थे। आज हम चलेंगे मौर्य साम्राज्य के ऊपर। ये आपको दिख रहा होगा मौर्य साम्राज्य। मैं भारत का इतिहास नहीं बात कर रहा, मैं बिहार के इतिहास के बारे में बात कर रहा हूँ। और बिहार में मगध साम्राज्य था। मगध में तो एक हमारा मगध साम्राज्य था ही, उसके अलावा भी मौर्य साम्राज्य थे। तो मौर्य साम्राज्य के शासक जो हैं वो सीक्वेंस में सामने दिया हुआ है। जैसे आप पढ़े होंगे, मगध साम्राज्य में हर्यक वंश में बिंबिसार आते हैं, अजातशत्रु आते हैं, उदायन आते हैं और नागदशक होते हैं। ये 4 शासक था हर्यक वंश का। इसके बाद आते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में हम लोग ने देखा था शिशुनाग के बारे में और कालाशोक के बारे में। इसके बाद आते हैं नंद वंश। नंद वंश में हमने देखा था क्या, महापद्म नंद और धनानंद के बारे में। आज हम देखने वाले हैं क्या, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से गद्दी पर बैठेंगे, कब बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, इनका ऐतिहासिक मतलब इनका इतिहास क्या रहा है, इनके फैमिली का इतिहास क्या रहा है, कैसे परिवार से बिलोंग करते थे, इनका राज्य व्यवस्था कैसा था। तो आज हम बात करने वाले हैं, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे, एक बात करेंगे बिंदुसार के बारे में जिसे बिंदुपाल भी कहा जाता था, एक बात करेंगे सम्राट अशोक के बारे में, और उनके बाद बात करेंगे उनके ये पौत्र हैं, पोता, ये इनका पुत्र, ये इनका पुत्र और ये इनके पोते हैं, ठीक है। और दशरथ के बाद संप्रीति आते हैं, सालुसुक आते हैं, देववर्मन आते हैं, शतधर्म आते हैं। लेकिन ये सारे के बारे में बात पूछा नहीं जाता है। ये 1 2 3 4 लास्ट पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार में, पहला शासक, अंतिम शासक, ये बातें पूछी जाती है। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो हम देखेंगे ही, इसके पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा मगध साम्राज्य 16 महाजनपद कौन थे, किधर थे। तो एक बार जैसा कि हम मैप पे बात कर लेते हैं, हमने आपको पहले भी बोल रखा है कि जो बच्चे बिहार स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जब भी आप बिहार पढ़िए अपने पास हमेशा एक मैप खोल कर पढ़िए। जब भी बैठिए तो मैप लेकर बैठिए, इससे चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होने वाली है। जैसे अभी हम मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करने वाले हैं। तो मौर्य साम्राज्य से पहले जो मगध साम्राज्य था वो कैसे ख़त्म हो गया, मगध साम्राज्य था किधर, मगध साम्राज्य का विस्तार कैसा था, मौर्य साम्राज्य का विस्तार कैसा था। तो विस्तार के बारे में तो बाद में जिक्र करेंगे, मैं मगध के बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा नालंदा का क्षेत्र और गया का क्षेत्र। आप सबको पता है कि ये क्षेत्र हमारा मगध का था, ये बातें आप सबको पता है। और वर्तमान में ये मगध महाजनपद भी है हमारे पास। वर्तमान में प्रमंडल, 9 प्रमंडल आपको पता है, तो मगध प्रमंडल नीचे है। मगध में पहले मगध महाजनपद में नालंदा को भी शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में नालंदा जो है वो पटना प्रमंडल का क्षेत्र है। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। ऊपर का बात करें, ये क्षेत्र दी, ये हमारा है वज्जी क्षेत्र, और वज्जी की राजधानी थी वैशाली। वैशाली, इसको हम अभी भी वैशाली के नाम से जानते हैं। तो एक प्रमंडल मगध, दूसरा वज्जी और तीसरा था अंग महाजनपद। ये जो था ये था अंग महाजनपद, और अंग की राजधानी क्या थी, चंपा। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बिंबिसार अंग को जीत लेते हैं और अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का शासक बना देते हैं। तो ये सारी बातें हमने देख लिया था। जो मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था धनानंद। मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था कि धनानंद एक प्रतापी और क्रूर शासक था, वो अभिमानी शासक था। अपने साम्राज्य यानी उनके राज्य में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य की घोर निंदा करके भरी सभा से उन्हें बाहर कर दिया था। और चाणक्य जाते समय धनानंद के सामने में ये प्रतिज्ञा लिया था कि जब तक मैं तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट ना कर दूं, मैं अपनी चुटिया खुली रखूंगा। ये बात बोलकर चाणक्य निकल जाते हैं। और चाणक्य जब जाते हैं तो ये तलाश में थे, एक योग्य शासक के तलाश में कि एक योग्य व्यक्ति हमें मिल जाए। और चाणक्य, उसी समय चाणक्य को मिलता है एक अर्धवयस्क बालक जिसका नाम होता है बिंबिसार, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य
एक खेला खेलते रहता है, जैसे चोर सिपाही हम लोग नहीं खेलते हैं, राज किलम नामक एक खेल था, वो खेलते रहता है। जब चाणक्य की नज़र उस पर पड़ती है तो चाणक्य को लगता है कि ये बच्चा प्रतिभाशाली बच्चा है और ये नंद वंश के साम्राज्य को ख़त्म करने में अहम भूमिका निभा सकता है। तो चाणक्य क्या करते हैं, उस बच्चे को गोद ले लेते हैं, उनकी माता पिता के पास जाते हैं और उनकी माता पिता को कारसापन देते हैं, सोने के सिक्के, और बोलते हैं आप अपना बच्चा हमें दे दीजिए, कुछ समय के बाद ये बच्चा आपके पास आ जाएगा, या समय समय पे आप अपने बच्चे से मिलते रहिएगा। और उस बच्चे को लेकर चाणक्य क्या करते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय में जाकर उनकी शिक्षा दीक्षा, सैनिक जितनी भी व्यवस्थाएं थी वो सब चाणक्य उनको अवेलेबल करवाते हैं मौर्य को। और मौर्य एक योग्य शासक, एक योग्य व्यक्ति बन जाता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य योग्य बनता है, सैनिक शिक्षा प्राप्त हो जाती है, तो चाणक्य मौर्य को लेकर छोटे छोटे राज्यों में सेना ढूंढने के लिए चलते हैं। सेना जमा करके छोटे छोटे राज्यों पे आक्रमण करते हैं। जब सेना इनकी विशाल हो जाती है तो फिर ये आते हैं मगध पे आक्रमण करने के लिए। मगध का जो शासक धनानंद था वो चाणक्य को देखकर और क्रोधित हो जाता है और आवेश में आकर चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर देते हैं और अपना मगध पे एक नया साम्राज्य की स्थापना करते हैं, जो था हमारा मौर्य साम्राज्य। और इस मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक जो हमारे हैं चंद्रगुप्त मौर्य ही हैं। तो ये सारी बातें हम अभी देखने वाले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन कैसा था, राजा बनने के बाद उनका जीवन कैसा था, चाणक्य कैसे थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके किसके साथ युद्ध लड़ा था, ये सारी बातें अभी हम इस वीडियो में करेंगे। आराम से बने रहिएगा। ये हमारा आता है मौर्य वंशीय शासन, जिसमें सबसे पहले आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठे थे। तो 321 BC में गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य बैठे थे, ईसवी पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले बैठे थे और 298 तक रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश का संस्थापक मौर्य ही थे, जिसने मगध सम्राट में धनानंद को पराजित किया। ये सारी बातें भी हमने कर लिया है और खुद गद्दी पर आसीन हो गए। धनानंद पर चंद्रगुप्त मौर्य के विजय गाथा का वर्णन नाटककार विशाख दत्त द्वारा रचित पुस्तक मुद्रा राक्षस में मिलता है। ये जो पुस्तक है सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है। चंद्रगुप्त मौर्य में तो एक विशाख दत्त है, चाणक्य हैं, मेगास्थनीज रहेंगे। ये सारी बातें जो पुस्तक लिखे हैं उन पुस्तकों के बारे में पूछ लेता है कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, मेगास्थनीज कौन था, कितने वर्षों तक मौर्य साम्राज्य में रहे थे। ये सारी छोटी छोटी बातें एग्जाम में पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु विष्णुगुप्त यानी इनका दूसरा नाम चाणक्य ही था, कौटिल्य भी कहते थे, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं। तीनों का उपनाम है, जैसे आपका भी कोई घर का नाम होगा कुछ और, ठीक है। तो उसी तरीके से चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त था या कौटिल्य था। चाणक्य एक पुस्तक भी लिखे थे ना। अब आगे की सहायता से मगध के राज्य सिंहासन पर 321 ईस्वी पूर्व सत्तारूढ़ हुआ, यानी कि गद्दी पर बैठा। वह प्रथम भारतीय राजा था जिसने बृहत्तर भारत पर आक्रमण शासन स्थापित किया, यानी ये प्रथम ऐसा राजा था जिसने भारत के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था, यानी लगभग पूरा। हमने तो महापद्म नंद में, नंद वंश में हमने ये देखा था कि जो महापद्म नंद थे उनका शासन सतलज नदी, उत्तर में सतलज नदी और नीचे में कृष्णा नदी तक विस्तृत था। ये बातें हमने कर लिया था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार उससे कहीं ज़्यादा था। ये अफगानिस्तान के क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लेते हैं, पाकिस्तान का क्षेत्र इनके कब्जे में रहता है, पूरा का पूरा भारत का क्षेत्र इनके कब्जे में रहता है। ये सारे क्षेत्र इनके कब्जे में थे। आगे इसका लालन पालन मौर्य जाति में हुआ था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बोला जाता है कि एक मोर पालक परिवार से थे। इनके माता पिता मोर पालते थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजकीय प्रतीक था वो मोर ही था। जैसे हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है ना, उसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य का जो राष्ट्रीय प्रतीक होता था, यानी उनका झंडा, उनके झंडे में मोर बना हुआ रहता था, क्योंकि ये मोर पालक के पुत्र थे। शिकारी बच्चों के साथ एक दिन वो राजकिलम नामक नाटक खेल रहे थे और इसी नाटक के दौरान चाणक्य का नज़र इन पर पड़ता है और चाणक्य को लगता है कि ये एक योग्य शासक है। चाणक्य क्या करते हैं, 1000 कारसापन देते हैं, किसे, इनके माता पिता को, और कहते हैं कुछ समय के लिए आप अपना बच्चा हमें सौंप दीजिए। इसके बाद चाणक्य क्या करते हैं, इसे लेकर मौर्य को लेकर तक्षशिला विश्वविद्यालय में जाकर, तक्षशिला विश्वविद्यालय यानी पाकिस्तान का क्षेत्र, वहाँ इसका एडमिशन करवा देते हैं कि आप यहीं पढ़िए रहिए, जितनी भी शिक्षाएं हैं धार्मिक, शैक्षणिक, सारी राजनीतिक, सारी शिक्षा यहाँ से इनको हासिल हो जाती है।
बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य का शिक्षा समाप्त हो जाने के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों विभिन्न स्थानों में सेना के लिए सैनिक ढूंढने निकल पड़े। जब शिक्षा समाप्त हो गई तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों एक साथ मिलकर सेना ढूंढने के लिए निकल गए और छोटे छोटे लोगों को, मतलब छोटे छोटे गांव में जाकर लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंधु नदी के किनारे सेल्यूकस को पराजित किया। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य पहले पराजित कर चुका है। सेल्यूकस निकेटर कौन है? तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति है। मगध और मौर्य के बीच में एक छोटा सा समय आता है सिकंदर का। 326 ईसा पूर्व सिकंदर भारत पे आक्रमण करता है। चूंकि हम बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं तो सिकंदर का जिक्र यहाँ कहीं मिलता नहीं है, इसलिए मैं सिकंदर के बारे में जिक्र नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी सिकंदर के बारे में आप इतना जानते होंगे कि सिकंदर 326 ईस्वी में खैबर दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था। सिकंदर अंबी के शासक से लड़ा था। तक्षशिला का शासक अंबी था जिसने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए और तक्षशिला में ही सिकंदर को यह पता चल गया था कि आगे एक मगध साम्राज्य है जिसका शासक धनानंद है और उसकी सेना बहुत बड़ी है। इसलिए सिकंदर की सेना और सिकंदर को आगे बढ़ने के लिए रोका गया था अंबी के द्वारा, लेकिन सिकंदर और उसकी सेना नहीं रुकी और आगे जाती है झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे एक राजा होते हैं, राजा पोरस। सिकंदर से दोनों का युद्ध होता है, हाइडे स्पीच का युद्ध जिसे कहते हैं, या बितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में राजा पोरस हार तो जाते हैं, लेकिन इतनी दृढ़ता से लड़ते हैं कि सिकंदर काफ़ी प्रभावित हो जाता है और राजा पोरस का जो साम्राज्य था वो सिकंदर वापस कर देते हैं और उसे मित्र बना लेते हैं। राजा पोरस भी सिकंदर को उस समय ये समझाते हैं कि आगे मत जाइए, मगध साम्राज्य का एक बहुत बड़ा राजा है जिसकी सेना आपकी सेना से हजारों गुना ज़्यादा ताकतवर है। ये सुनकर उनकी सेना पहले से डरी हुई थी, अब और डर गई। लेकिन सेना बाद में ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर देती है। कारण क्या होता है? इसलिए ये कारण नहीं कि सेना डरी हुई है, डरी हुई तो है, लेकिन सेना काफ़ी समय से, लंबे समय से युद्ध लड़ रही है, थक चुकी है, रोग ग्रसित हो चुकी है, घर का याद आ रहा है। इन सारे कारणों से सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर देती है और क्या करती है, वो वापस लौटना चाहती है। और उसी सेना में एक जल सेना था जिसका जल सेनापति जिसका नाम था नियाकर्स और एक स्थल सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो एक सेना जल के मार्ग से चले गया और एक सेना सेल्यूकस निकेटर अपने साथ लेकर चला गया। और सिकंदर लौटते समय सिकंदर की हत्या बेबीलोन में 323 ईस्वी पूर्व कर दी जाती है। सिकंदर 19 महीनों तक भारत में रहता है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें एग्जाम में पूछा गया है सिकंदर से। ये सिकंदर की कहानी थी। तो सेल्यूकस निकेटर कौन है? तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। अब चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, सिकंदर की जो सेना है यानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर, इसे चंद्रगुप्त मौर्य पराजित करेगा और पराजित करेगा तो यहीं पर एक बड़ा क्षेत्र सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ लग जाएगा। सेल्यूकस निकेटर हार जाता है और सेल्यूकस निकेटर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य से एक संधि करता है कि मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है हेलेना या कार्नेलिया, ठीक है, उससे आप क्या कर लीजिए, विवाह कर लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य तैयार हो जाता है क्योंकि चाणक्य उसके साथ थे और चाणक्य का कहना था कि जब आप ऐसा करिएगा तो एक बड़ा सा क्षेत्र, अफगानिस्तान का क्षेत्र आपके साथ हो जाएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। जब चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से होता है तो सेल्यूकस निकेटर क्या करता है, अफगानिस्तान का काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये सारे क्षेत्र दे देते हैं किसे, चंद्रगुप्त मौर्य को। अब चंद्रगुप्त मौर्य की सेना और बड़ी हो जाती है। तो ये कहानी थी सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का जब विवाह होता है तो मौर्य खुश होकर सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी देते हैं उपहार स्वरूप। तो ये सारी बातें आप इतिहास में पढ़े होंगे। अब आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जैन था, यानी वो जैन धर्म को मानता था। आपको पता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म चल रहा है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये जैन धर्म को मानता था। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही प्रथम जैन संगति का आयोजन होता है पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। एक थे भद्रबाहु दक्षिण के जैन और एक थे स्थूलभद्र उत्तर के जैन। आपको पता होगा कि जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। जब ये प्रथम जैन संगति हुई थी, हुआ था क्या कि मगध में 12 वर्षों का लंबा अकाल पड़ गया। तो कुछ जैन मुनि क्या किए कि
मगध छोड़कर चले गए श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला मतलब कर्नाटक। और जब वो 12 सालों के बाद लौटते हैं मगध में, तो उनको वो पाते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं वो जैन धर्म के नियमों का पालन नहीं किया है। तो दोनों में मतभेद हो जाता है, जो श्रवणबेलगोला से आए हैं और जो मगध में रह रहे हैं जैन, आपस में मतभेद हो जाता है। इसी मतभेद को दूर करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, पाटलिपुत्र में एक जैन संगीति का आयोजन करते हैं। अब इस जैन संगति में उत्तर के जैन के गुरु रहते हैं जिनका नाम होता है स्थूलभद्र, और दक्षिण के जैन गुरु होते हैं जिनका नाम होता है भद्रबाहु। लेकिन अध्यक्ष बनाया जाता है स्थूलभद्र को। जब ये पता चलता है भद्रबाहु को कि जो गलती किया है वही इसको लीड कर रहा है, तो भद्रबाहु गुस्सा हो जाते हैं और वो सभा छोड़कर चले जाते हैं। तो ये हमारा, और इसी समय जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। दक्षिण के जैन दिगंबर कहलाएं जो नग्न अवस्था में रहते थे, जबकि उत्तर के जैन श्वेतांबर कहलाएं जो श्वेत वस्त्र पहनते थे। तो ये सारी बातें जैन धर्म में तो हम देखेंगे। यहाँ पे बात कह रहे हैं क्या कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो जैन परंपरा को मानते हैं, ना कि बौद्ध परंपरा को। और इन्हीं के समय में, इन्हीं के शासनकाल में के दौरान प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में। स्थूलभद्र जो थे इनके अध्यक्ष थे। इसके बाद जैन 2 भागों में बट गया, क्या? श्वेतांबर और दिगंबर। ये सारी बातें आपको पता होगा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी वृद्ध अवस्था में क्या करते हैं, श्रवणबेलगोला चले जाते हैं, यानी भद्रबाहु के संरक्षण में चले जाते हैं, ठीक है। और वहीं पे एक बस्ती बनाते हैं जिनका नाम होता है, बस्ती का नाम ही होता है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। मौर्य बस्ती नामक एक बस्ती बसाते हैं, और उसी में जैन धर्म में एक विधि है जिसका नाम है संलेखना विधि। संलेखना परंपरा एक ऐसी परंपरा है जिसमें लोग अपने अंतिम अवस्था में अन्न जल को त्याग देते हैं और भूखे रहकर अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, त्याग देते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का देहांत इसी प्रकार से हुआ था। संलेखना विधि के जरिए चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में अपने प्राणों की आहुति दिए थे। तो ये सारी बातें यहाँ पे है। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी वृद्ध अवस्था में अपने गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए, तीर्थस्थल श्रवणबेलगोला में रहने लगे, और वहीं संलेखना पद्धति से 298 ईस्वी पूर्व में अपने प्राणों को त्याग दिया। संलेखना विधि क्या है? अभी मैंने बताया, भूखे प्यासे जैन धर्म की एक ऐसी परंपरा है जिसमें जैन को लगता है, जैन ऋषि मुनि को, कि अब हम अंतिम अवस्था में आ गए हैं, मरने की अवस्था में है, तो वो अन्न और जल को ग्रहण करना छोड़ देते हैं। यही विधि कहलाती है संलेखना, जब तक कि उनकी मृत्यु ना हो जाए। और इसी विधि से मौत हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य को। यानी अगर देखा जाए इतिहास में सबसे अच्छी अगर किसी की मृत्यु हुई थी तो वो था हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। ये अपने जीवन में कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किए जिससे चंद्रगुप्त मौर्य को अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हो। मौर्य इतने सीधे थे कि जब इन जैन धर्म को स्वीकार किया था तो अपने साम्राज्य में, पूरे के पूरे साम्राज्य में बलि प्रथा पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, मद निषेध कर दिया गया था, यानी शराब बेचना बंद है, हत्या करना बंद है, ये सारी क्रियाएं ये करने लगे थे। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में की अभिलेख से पता चलता है कि मौर्यकालीन बिहार में भाषा क्या थी? पाली, और अर्धमगधी, और लिपि क्या थी? ब्राह्मी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार किस भाषा में किया गया था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस भाषा में किया गया था। तो एक का था प्राकृत और एक का था पाली। अब आप हमें कमेंट में बताना प्राकृत किसका था और पाली किसका था।